नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कविता मेघ आए का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। इस कविता के माध्यम से सक्सेना जी ने भीषण गर्मी के समय आसमान में आए बरसाती बादल को देखकर गांव के लोगों की खुशी का, उनके उत्साह का बड़ा ही सुंदर और मनोहर चित्रण किया है। कुछ महीनों से बारिश न होने के कारण गर्मी इतनी अधिक हो गई थी कि लोगों से न तो घर के अंदर रहा जा रहा था, न ही घर के बाहर। लोग गर्मी से परेशान थे, निराश थे। ऐसे समय में उनको दूर क्षितिज पर थोड़े से बरसाती बादल दिखाई देते हैं। उस बादल को देखकर उनके मन में जो उत्साह की लहर उठती है, उसका सक्सेना जी ने अपनी इस कविता मेघ आए के माध्यम से वर्णन किया है। आसमान में आए बादलों को देखकर लोगों में जो उत्साह था, उसकी तुलना उन्होंने शहर से आ रहे गांव के दामाद के रूप में की है। मेघ अर्थात बादल का मानवीकरण हुआ है। मानवीकरण से हमारा अभिप्राय है मनुष्य को छोड़ करके जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तु आदि की तुलना मनुष्य से करना। यहाँ पर बादल का मानवीकरण हुआ है क्योंकि बादल की तुलना यहाँ पर दामाद के रूप में की गई है। सक्सेना जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से शहर से आ रहे गांव के दामाद को देख करके लोगों में जो खुशी की लहर उठती है, उसे देखने की गांव वालों में जो एक लालसा होती है, उसी प्रकार से मेघों को, उसी प्रकार से आसमान में आए बादलों को देखने के लिए गांव के लोग उत्साहित हैं। गांव में जो उत्साह की लहर उठ रही है, उस उत्साह के माध्यम से सक्सेना जी ने ग्रामीण संस्कृति का भी सुंदर चित्रण किया है। गांव में जो उत्साह की लहर उठ रही है, और प्रकृति में जो हलचल है, प्रकृति में जो चहल पहल हो रही है बादलों को देख करके, उसका वर्णन इस प्रकार से है। कविता इस प्रकार से है। मेघ आए बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए
बड़े बन ठन के संवर के। कविता में आए कुछ कठिन या अपरिचित शब्द को देखते हैं। जैसे संवर। संवर का अर्थ होता है सजना, 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 प्रियतम नहीं, संवरना। एक सजना होता है, एक सजना। तो यहाँ पे सजने की बात हो रही है, संवरने की बात हो रही है। दूसरा बयार। बयार का अर्थ है हवा, पाहुन, मेहमान, ज्यों, जैसे। मेघ, बादल। सक्सेना जी कहते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। काफी समय के बाद, कुछ महीनों के बाद आसमान में लोगों ने जब बादल को आते देखा, उस बादल को देख करके लोग बड़े खुश हुए, बहुत उत्साहित हुए। लोग इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि वो बरसाती बादल थे। लोग गर्मी से परेशान थे। लोग इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अब हमें गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा, बरसात हो जाएंगी, तो मौसम फिर से सुहावना हो जाएगा। उन बादलों को देख करके लोग बहुत उत्साहित है, खुश है। और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे ये बादल बड़े ही सज धज कर आ रहे हो। उसे देख करके लोगों को ऐसा लग रहा है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। जैसे मानो, कवि कहते हैं, सक्सेना जी कहते हैं कि लोग इतने खुश हैं, इतने उत्साहित हो रहे हैं, जैसे मानो वो बादल ना हो करके शहर का कोई मेहमान गांव की ओर आ रहा हो। जिस प्रकार से शहर से कोई मेहमान गांव की ओर आता है, जिस प्रकार से उसे देख करके लोग उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, उसी प्रकार से बादल को देखकर भी लोग खुश हो रहे हैं। अब शहर का मेहमान गांव की ओर आ रहा है तो लोग क्यों खुश हैं? लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही भोले भाले होते हैं। वो बाहर से आए लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। जब वो रास्ते में आता है तो गांव के बच्चे दौड़ दौड़ कर उनके पास चले जाते हैं, उनका सामान उठाते हैं, उनकी बाजू पकड़ करके उस घर तक ले जाते हैं जिस घर का वो मेहमान हो। तो जिस प्रकार से मेहमान को देखकर लोगों के मन में या लोगों में जो खुशी होती है, उसी प्रकार से आसमान में आए बादल को देख करके लोग खुश हैं। बन से सक्सेना जी का अभिप्राय है कि बादल दो तीन रंग के होते हैं। जैसे कुछ बादल काले काले से होते हैं, कुछ सफ़ेद से होते हैं, और कुछ स्याही कलर के होते हैं। जैसे स्याही होती है, नीले नीले से वैसे होते हैं। तो बादल को देख करके, इस भिन्न भिन्न प्रकार के बादल को देख करके लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे बादल काफी समय बाद
सज धज के आया हूँ। जैसे मेहमान होता है ना, मेहमान, उसके पास जो कपड़े होते हैं वो थोड़े भिन्न भिन्न होते हैं। उसकी उसका जो पजामा होगा वो उसका रंग थोड़ा अलग होगा। उसकी जो कमीज होगी उसका रंग थोड़ा अलग होगा। वैसे ही उनको लग रहा है कि ये भी मेहमान की तरह बन ठन के सज धज कर आए हैं। आगे सक्सेना जी लिखते हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। कि उस मेहमान को देख करके, उस बादल डूबे मेहमान को देख करके जिस प्रकार से मेहमान के आगे आगे उसकी साले, सालिया या गांव के बच्चे चलते हैं, उसे राह दिखाते हैं, उसे उसकी प्रियतमा के घर तक ले जाते हैं, उसी प्रकार से सक्सेना जी कहते हैं कि बादल के आगे आगे भी बयार अर्थात हवा चली हुई है। आगे आगे हवा चल रही है और उसके पीछे पीछे बादल उड़ते हुए आ रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जिस प्रकार से जब मेहमान गली में प्रवेश करता है और गली में आगे अपनी प्रियतमा के घर तक जाने लगता है, अपने ससुर के घर तक जाने लगता है, उसे देखने के लिए जिस प्रकार से लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलते हैं और उसे देखते हैं, उसी प्रकार से बादल को भी लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे देख करके निहार रहे हैं, दरवाजे खिड़की खोल करके निहार रहे हैं। आगे सक्सेना जी लिखते हैं, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अपरिचित शब्द जैसे गर्दन उचकाए, गर्दन का अर्थ आप जानते हैं उचकाए। उचकाए का अर्थ है सिकुड़ना। थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करते हैं। उचकाए से हमारा अभिप्राय है गर्दन को सिकुड़ना और ठुड्डी को ऊपर उठाना, उसे कहेंगे उचकाए। इसमें हमारी गर्दन सिकुड़ जाती है और ठुड्डी ऊपर उठ जाती है आसमान की तरफ। आंधी, आंधी का अर्थ है तूफान। घाघरा, लहंगा। ठिठकी, ठिठकी, ठिठकी का अर्थ है संकोच। मेघ, बादल। बांकी चितवन, बांकी चितवन, तिरछी नजर। भावार्थ इस प्रकार से है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कि जिस प्रकार से मेहमान गांव की ओर जब प्रवेश करता है तो उसे देखने के लिए जो गांव के लोग होते हैं, लोग वो अपनी गर्दन को सिकुड़ करके ठुड्डी को ऊपर उठा करके उसे देखने लगते हैं, बड़े गौर से उसे निहारने लगते हैं। उसी प्रकार से सक्सेना जी कहते हैं कि जैसे ही बादल पेड़ों के आसपास से गुजरने लगे तो पेड़ भी मानो थोड़ा सा झुक करके बादल को देख रहा हो, उसका स्वागत अभिनंदन कर रहा हो। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आगे सक्सेना जी कहते हैं,
कि जैसे ही हवा ने आंधी का रूप धारण किया, तो उस आंधी के अर्थात तूफान, जब तूफान आने लगा तो धूल उड़ने लगी। जैसे तूफान आया तो तूफान के साथ है वो धूल उड़ने लगी। उस धूल का भी यहाँ पे मानवीकरण हुआ है। मानवीकरण, मनुष्य से तुलना, धूल से उनका अभिप्राय गांव की महिला से है। उस महिला से जो अनजान है उस दामाद के लिए, उसमें बादल रूपी मेहमान के लिए, कि जैसे ही मेहमान को देख करके, जैसे ही उस धूल रूपी महिला ने मेहमान को देखा तो वो शर्मा गई। उसे देख करके वो शर्मा गई और उसने, उस महिला ने लहंगा पहना हुआ था। जैसे उसने देखा कि कोई अपरिचित उसके पास पास आ रहा है, तो उस महिला ने अपने लहंगे को पकड़ करके वो तेजी से दौड़ने लगी। अपने लहंगे को इसलिए पकड़ती है क्योंकि वो दौड़ना चाहती है, और दौड़ते हुए कहीं उसका पाँव ना उस लहंगे में फंस जाए, उस घाघरे में फंस जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा पकड़ करके ऊपर की ओर खींचती है और वहाँ से भाग जाती है। कभी कहता है, भावार्थ ये है, अब कभी ये भी कहना चाहता है कि जैसे ही तूफान आने लगा तो तूफान के साथ है वो धूल भी उड़ने लगी। आगे लिखते हैं, बांकी चितवन उठा नंदी ठिठकी घूंघट सर के। अब जैसे ही वो बादल नदी के ऊपर से गुजरने लगे, उड़ने लगे नदी के ऊपर से, नदी के सीधे ऊपर। उड़ तो आसमान में रहे हैं, लेकिन अब उड़ते उड़ते वो नदी के आसपास आ गए हैं। नदी ठिठकी घूंघट सर के। जैसे ही, अब यहाँ पे नदी का भी मानवीकरण हुआ है, नदी की तुलना भी महिला से की गई है। अब यहाँ पे सक्सेना जी कहते हैं कि जैसे ही वह मेहमान एक महिला के पास से गुजरने लगा, वो दामाद महिला के पास से गुजरने लगा, रास्ते में आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, तो रास्ते में उनको एक महिला फिर मिलती है। तो जैसे ही उस महिला के पास से गुजरने लगा तो वह महिला, वो भी उस मेहमान को देखना चाहती है। उस महिला ने उसे देखने के लिए क्या किया, उस महिला के सर पे घूंघट है, तो उसने घूंघट थोड़ा सा घूंघट सरका करके और वहां की चितवन तिरछी नजर से उसे देखने लगी। वो निहार रही है, उसे देख रही है कि कौन है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि उनके लिए वो अपरिचित है, अपरिचित भी है, और कपड़े भी उसके पास नए हैं, नए कपड़े पहन रखे हैं। तब उनके लिए वो विचित्र सा लग रहा है। उनके लिए वो विचित्र इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने नए कपड़े पहने हैं। गांव के जो लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि गांव के लोगों के पास कपड़ों की कमी होती है, उनके पास भी होते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो कृषक, अधिकतर कृषक गांव में रहते हैं, किसान गांव में रहते हैं। और वो कृषक, वो किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त होते हैं। इसीलिए अगर वो सुबह नए कपड़े भी डालते हैं तो दोपहर होते होते उनके वो कपड़े मिट्टी से पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। उसमें धूल मिट्टी, गर्मी, पसीना सब होता है। लेकिन जो मेहमान आ रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े में आ रहा है, इसलिए उसे देख करके वो थोड़े परेशान से है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे गांव का तो है नहीं, बिल्कुल नए सज धज के आ रहा है। तब वो महिला भी, वो नदी रूपी महिला भी उसे देखना चाहती है, लेकिन वो खुल के भी उसे देख नहीं सकती, क्योंकि गांव की औरत है, गांव की औरत पर्दे में रहती है, या उस समय रहती थी, अब भी रहती है। तो उसने थोड़ा सा अपना घूंघट सरकाया और तिरछी नजर से
उसको देखने लगती है। सक्सेना जी का कहने का यह मतलब है कि जैसे ही वो बादल नदी के ऊपर से उड़ता है तो नदी भी मानो शर्म से, संकोच से उसे देख रही हो, उसे निहार रही हो। वो भी खुश है नदी भी, क्योंकि बादल के बरसने से नदी में भी पानी का जो जल स्तर है, जो जल है वो बढ़ जाएगा। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। सक्सेना जी कहते हैं कि जो बादल है उसे देख करके गांव वालों को ऐसा लग रहा है जैसे मानो काफी समय बाद ये बादल बड़े सज धज के आए हो। आगे लिखते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता, ओठ हो की वार की। हर साया ताल लाया पानी, परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। जैसे वो बादल रूपी मेहमान आगे गांव की ओर अपने ससुर के घर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनको रास्ते में लोग भी मिलते जा रहे हैं। अब उनको रास्ते में एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बादल रूपी मेहमान को देखा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको बड़े आदर के साथ नमस्ते किए, उसका हाल चाल पूछा। जुहार, जुहार से हमारा अभिप्राय यहाँ पे है आदर के साथ झुक करके नमस्ते करना। सुधी समाचार, अकुलाई व्याकुल, लता बेल, ओट सहारा, किवार दरवाजा, हरसाया खुशी। अब जैसे ही वो मेहमान आगे रास्ते में बढ़ा तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने उस मेहमान को आदर के साथ नमस्ते की, उसका हाल चाल पूछा। अब उस मेहमान पर नजर पड़ गई उसकी प्रियतमा की। जैसे ही उसकी नजर पड़ी वो बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसको लग रहा था वो काफी समय से घर में थी और उसका समाचार, उसका पता उसका प्रेमी नहीं कर रहा था। अब उसे देख करके वो बड़ी खुश हो गई है। बरस बाद सुधी लेनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो की वार की। अब जैसे ही उसका प्रेमी उसके घर पहुंच रहा है और एक बुजुर्ग उसका हाल समाचार पूछ रहा है, तो वो लता रूपी जो प्रेमिका है वो व्याकुल है उसे देखने के लिए, अंदर घर में बैठी है और बड़ी व्याकुल है। जैसे उसे पता चला कि कोई बाहर आया है, वो एकदम से घर से बाहर आई और क्यूआर अर्थात दरवाजा, ओट सहारा, और दरवाजे के सहारे, दरवाजे को पकड़ करके उसके सहारे खड़ी हुई और मानो वो मन ही मन बोल रही हो कि बड़े जल्दी आपने पता किया मेरा। व्यंग्य हो रहा है यहाँ पे, जैसे वो मन ही मन व्यंग्य कर रही हो कि बड़ी जल्दी मेरा पता किया आपने। अर्थात यहाँ पे बड़े जल्दी से उनका अभिप्राय है कि काफी समय बाद मेरा समाचार पूछने तुम आए हो। हर साया ताल, हर साया मतलब
प्रसन्न। अब उसे देख करके, उस बादल को या बादल रूपी मेहमान को देख करके, अब यहाँ पे जब वो मेहमान दामाद वो अपने ससुर के घर पहुंच गया है, उसका हाल समाचार वो बूढ़ा पीपल अर्थात बुजुर्ग पूछ रहा है। हो सकता है उनका ससुर हो, और उसका हाल चाल पूछता है। अब मेहमान है वो घर में आ गया है, बैठ गया है। अब गांव में रिवाज है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसके पांव धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है और उसके पांव धुलवाए जाते हैं, क्योंकि वो काफी दूर से आया है और पैदल ही आया है। गांव में परिवहन के साधन उतने विकसित नहीं होते। पैदल आया है तो थक गया होगा, पैर में दर्द हो रही होगी, इसलिए लोग परात में गर्म पानी लाते हैं उसके पांव धुलाने के लिए, ताकि उसको भी थोड़ा सुकून मिल जाए उसके पांव को। तो उसी प्रकार से जैसे वो घर में बैठ गया है, आ गया है, तो घर के किसी व्यक्ति ने, हो सकता है उसका साला ही क्यों ना हो, उसकी साली ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ तालाब की बात हो रही है। ताल मतलब व्यक्ति, उसका साला हो सकता है। तो उसने मानो उसके पांव धोने के लिए पानी लाया और कह रहा हो कि अपने पांव हैं वो धो लो। अभिप्राय ये है कि जैसे ही वो बादल तालाब के ऊपर से गया तो तालाब भी बड़ा खुश हो गया, और मानो उस बादल रूपे मेहमान के पांव धोने के लिए अपने आप को उसके आगे समर्पित कर रहा हो। मैं गाए बड़े बंठन के संवर के। सक्सेना जी कहते हैं कि जो ये बादल आए हैं आसमान में, ये बड़े ही सज धज कर आए हैं। आगे लिखते हैं, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, मैं गाए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। अटारी, अटारी का अर्थ अटालिका या कोठा होता है, लेकिन यहाँ पे अटारी से हमारा अभिप्राय महल से है। दामिनी बिजली, दमकी चमकना, भरम शक, अश्रु आंसू, ढरके बहना। अब जैसे ही वो मेहमान घर में आ गया है, सभी के हाल समाचार पूछ लिए हैं, पांव भी धो दिए हैं, अब वो मेहमान टहलने के लिए अटारी अर्थात महल पे अर्थात छत पे चला जाता है। जैसे ही वो छत पे चला जाता है तो दामिनी रूपी उसकी वो प्रेमिका, दामिनी मतलब बिजली, बिजली होती दामिनी, दामिनी से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रेमिका से है कि जैसे ही वो मेहमान छत पे चला जाता है तो उसकी जो प्रेमिका है वो बड़ी खुश हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसका प्रसन्न होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो दामाद है, उसका जो पति है, उसका जो प्रेमी है, वो काफी समय बाद, काफी महीनों बाद वो उससे मिलने आया है। उसको लग रहा था, उसकी प्रेमिका को लग रहा था कि अब मेरा प्रेमी मुझे लेने नहीं आएगा, उसने मुझे अब छोड़ दिया है। उसे लग रहा था कि वो शायद मुझे पसंद ही नहीं करता है,
इसलिए वो मेरा समाचार पूछने आज तक नहीं आया। लेकिन जब वो आ गया, जब वो आज आ गया, तो उसे देख करके वो बड़ी खुश है, क्योंकि उसके प्रति उसके मन में अगाध प्रेम है, उससे अत्यधिक प्रेम करती है, उसके सहारे जी नहीं सकती है। इसीलिए वो खुश है, वो बिजली की तरह चमक रही है कि अब मेरा पति मुझसे मिलने आ गया है, मुझे लेने आ गया है। क्षमा करो, गांठ खुल गई हो भरम की। और वो मानो अपने मन ही मन में कह रही हो कि मुझे माफ करना, मेरे मन में जो गांठ थी, मेरे मन में जो एक शक था कि आप नहीं आएंगे, आपने मुझे छोड़ दिया है, तो उसके लिए, उस शक के लिए, उस भ्रम के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं गलत सोचती थी आपके प्रति, जो मैं आपके प्रति गलत सोचती थी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। अर्थात भावार्थ ये है कि जैसे ही वो बादल क्षितिज पर पहुंच गए, नीचे बरसने के लिए क्षितिज पे आ गए, तो बादल के साथ साथ अब बादल बरसने वाले हैं, तो बिजली, जोर जोर से बिजली चमकने लगी। और बिजली चमकने के कुछ ही समय पश्चात बादल है वो धरती पे बरसना आरंभ हो जाते हैं। और लोगों के मन में, गांव वालों के मन में उस बादल के प्रति जो शक था, जो भ्रम था कि ये बादल बरसेंगे नहीं, ये कवार के बादल की भांति ऐसे ही गड़गड़ा करके चले जाएंगे। लोगों के मन में ये भ्रम था कि ये बादल नहीं बरसेंगे, हमें गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखते हैं, कुछ समय पश्चात लोगों ने देखा कि वो बादल बरस गए। तो लोग मानो उससे माफ़ी मांग रहे हो कि माफ़ करना, आपके प्रति जो हमने धारणा पाल रखी थी वो गलत थी। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मैं गाए बड़े बंठन के संवर के। तो जैसे ही वो दामाद रूपे मेहमान छत पे चला जाता है, तो प्रेमिका भी छत पे आ जाती है कुछ समय बाद, और वो आपस में मिलने लगते हैं, मिलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। तो प्रेमिका और प्रेमी जब काफ़ी समय बाद वो दोनों मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, और उसकी जो प्रेमिका है उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे लग रहा था कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आप तो आ गए। तो काफ़ी समय बाद एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो मिलने के बाद उन दोनों की आंखों से खुशी के मारे आंसू आ जाते। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। तो उनके मन में जो एक बांध सा बना हुआ था, उनके मन में जो बहुत सारी बातें थी, जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी, वो सारी बातें उन्होंने एक दूसरे के समक्ष रख दी, और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों मिल गए और खुशी के मारे आंखों से आंसू निकलते हैं। अर्थात बादल जब क्षितिज पे आता है तो वो बरसने लग जाता है, अधिक बरसात करता है, अधिक बारिश करता है। धन्यवाद।